नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर 1 देखेंगे। ये हमारा कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित संपूर्ण जानकारी रखेंगे। इससे कई ऑब्जेक्टिव सवाल आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये चैप्टर का जो नाम है वो क्या है। ये चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, और लास्ट में दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, ये सारे चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे हम कि हड़प्पा सभ्यता इसको कहा क्यों जाता है, हड़प्पा सभ्यता का अन्य और भी नाम है तो क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हड़प्पा सभ्यता है क्या। तो ये हड़प्पा सभ्यता जैसे अभी की एक सभ्यता है, जैसे हम लोग अभी हैं, इसी तरीके से इससे पहले भी कुछ लोग हुआ करते थे, लेकिन किसी कारण ये ख़त्म हो गई सभ्यता, और उसी सभ्यता के बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अभी का जो हमारा समाज है, अभी जो हम लोग हैं, वो भी एक समय ख़त्म हो जाएंगे, या अभी ख़त्म। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी आप देखे होंगे कि कोरोना महामारी जब आया था तो लोग इतना डेवलप होने के बावजूद इससे लड़ने में 2 साल लगा। सोचे कि यदि अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ रहता तो हम लोग सब खत्म हो गए रहते। इसी तरह से उस समय भी हड़प्पा सभ्यता जिस समय लोग थे, उस समय भी इसी तरीके का कुछ हुआ होगा, जिस कारण से धीरे धीरे सभी लोग खत्म हो गए। और उसी के बारे में जो साक्ष्य मिलता है, तो साक्ष्य में क्या मिलता है, तो ईंटें मिलते हैं, मनके मिलते हैं और अस्थियाँ मिलती है। और इसी के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, बस जो अस्थियाँ, मनके और ईंटें वगैरह मिले हैं, मतलब ये पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को जानेंगे। तो देखिए, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, इसी को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। नाम के पीछे क्या रीजन है, हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा गया, उस समय के सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम था, ये हम जाने कैसे। अभी आपको बताया कि जो भी हम जानते हैं इसके बारे में वो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर भी ही जानते हैं, साहित्यिक साक्ष्य कुछ भी नहीं है। तो फिर हड़प्पा सभ्यता इसका नाम कैसे हो सकता है। तो हुआ ये कि जब हमारा समाज आया, हमारा जनरेशन जब आया, तो ये लोग क्या किए कि जब पुराने चीज़ मिलने लग गए, पुराने पुरातात्विक साक्ष्य मिलने लग गए कई जगहों पे, जैसे आप मेसोपोटामिया की सभ्यता का नाम सुने होंगे, इसी तरह हड़प्पा सभ्यता है, नील घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता आप लोग सुने होंगे। तो इसी तरीके का एक ये भी सभ्यता है। तो हुआ ये कि जब विश्व में अलग अलग सभ्यताएँ मिलने लग गई, तो लोगों ने, इतिहासकारों ने इसके नाम के पीछे को, मतलब इसका नाम क्या हो सकता है, इस रहस्य को सुलझाया और ये 2 निर्णय पर पहुँचे। पहला निर्णय ये था कि इन्होंने अनुमान लगाया कि जो भी सभ्यताएं थी वो किसी न किसी नदी के किनारे मिली है, कोई भी नदी के किनारे ही मिला है। तो इसीलिए इस सभ्यता का नाम उस नदी के नाम पर देने लग गए, और यही कारण था कि हड़प्पा सभ्यता का भी नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर सिंधु नामक नदी, सिंधु नदी मुख्य नदी थी जो इधर से होकर के बहती थी, इसीलिए इस सभ्यता का नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। और दूसरा जो इन्होंने निर्णय लिया कि नाम क्या होना चाहिए, तो वो नाम जो है स्थान के आधार पर ये लोग उस सभ्यता का नाम रखना शुरू कर दिए। तो 2 कारण बना। तो स्थान के आधार पर मतलब ये कि इस सभ्यता का पहला साक्ष्य जिस स्थान पर मिलेगा, उस स्थान के नाम पर उस सभ्यता का नाम पड़ जाएगा। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे बहुत सारे स्थान मिले, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, बनवाली, है ना। तो ये बहुत सारे
स्थान मिले, जिसमें पहला जो स्थान था ये हड़प्पा जो था ये प्रथम स्थान था, प्रथम स्थान। और इसी प्रथम स्थान के नाम पर इस पूरे सभ्यता का नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। तो सवाल आता है 2 मार्क्स का जब पूछा जाता है तो उसमें पहला सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इसका जवाब होगा कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का प्रथम साक्ष्य सिंधु तथा उनकी सहायक नदियों के किनारे मिला है या सिंधु घाटी क्षेत्र में मिला है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्वेश्चंस बदल जाता है, बस ऑपोजिट हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम साक्ष्य हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो 2 सवाल था वो यहीं से निकल गया, पहला हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है और दूसरा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो दोनों का सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा, यहीं पे इसका आंसर भी मिलेगा। आप देखिए थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं तो आपको यहीं पर इसका जवाब मिलेगा। कहता है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहीं पे आ गया कि हड़प्पा सभ्यता देखिए यहीं पर है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा शब्द उस स्थान से लिया गया है जहां सभ्यता की पहचान की गई थी, मतलब पहला साक्ष्य मिला और यहीं से पहचान की गई कि यहाँ पर भी सभ्यता है। आगे देखिए कहता है कि सभ्यता का कुल समय काल 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक है। मतलब अलग अलग जो इतिहासकार हैं इसका अलग अलग समय बताते हैं। इसमें से कुछ समय है ये दिया गया है कि 6000 ईसा पूर्व से लेकर के ये जो इसका समय माना जाता है कि ये 6000 ईसा पूर्व से लेकर के ये जो सभ्यता रही वो 1300 ईसा पूर्व तक रहा, 1300 ईसा पूर्व तक रहा। ईसा पूर्व तक रहा। कहने का मतलब ये है कि ये सभ्यता की शुरुआत लगभग 6000 ईसा पूर्व में हुआ और लगभग 1300 ईसा पूर्व आते आते ये सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई। मतलब इसका जो मेन समय था वो कब से कब तक था, तो इसका जो मुख्य समय था वो था 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व का जो समय था इसका मुख्य समय था। मतलब भारतीय इतिहास की जो शुरुआत होती है वो 3000 ईसा पूर्व से ही होती है मुख्य रूप से, और लगभग ये 1500 ईसा पूर्व तक चलता है हड़प्पा सभ्यता। 1500 से लेकर के इसके बाद का जो समय आया 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का जो समय आया, ये समय माना जाता है वैदिक पीरियड का, वैदिक काल का समय माना जाता है। इसी में वेदों की रचना की गई, यहीं से हमारा सनातन धर्म भी निकल करके आया। आगे फिर 600 ईसा पूर्व के बाद बौद्ध आए, जैन आए, तो बहुत फिर उथल पुथल होते गया। लेकिन हमारी जो इतिहास की शुरुआत है, भारतीय इतिहास की शुरुआत जो मानी जाती है, इसी हड़प्पा सभ्यता से ही माना जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता का जो सामान्य परिचय है उसको हम लोग अलग से देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का स्थिति कहाँ पर था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थिति था भारत में उत्तर पश्चिम दिशा में था। भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में हड़प्पा सभ्यता की स्थिति थी। इसको एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं।
ये हमारा भारत का नक्शा है और इसी के आधार पर हम लोग देखेंगे कि भारत में जो सभ्यता पाई गई है उसका स्थिति क्या था। चूँकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के किसी 5 स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करें। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ पर था। तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसका स्थिति था, स्थिति यहाँ पर आप देखेंगे, स्थिति, ये जो स्थिति था ये था उत्तर पश्चिम, मतलब नॉर्थ साउथ पार्ट में था। ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट में था, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में था, उत्तर पश्चिम दिशा में था। नॉर्थ वेस्ट इधर साउथ हुआ और इधर ईस्ट पार्ट। तो इस पार्ट में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। आप समझ लीजिए कि यही क्षेत्र जो था हड़प्पा सभ्यता का मुख्य केंद्र था। यहीं पर जितने भी प्लेस पाए गए हैं, जितने भी साइट मिले हैं, स्थान मिले हैं, ये सारे इसी क्षेत्र में थे। आप इसी में देखोगे कि सबसे पहला जो स्थान खोजा गया हड़प्पा, ये भी था यहाँ पर, और ये रावी नदी के किनारे था। यहाँ पर हड़प्पा का खोज यहाँ पर हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा जो प्लेस खोजा गया ये मोहनजोदड़ो, ये काफ़ी दूर था। मोहनजोदड़ो यहाँ पर खोजा गया। ये जो हड़प्पा है ये 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। अभी हम लोग देखेंगे उसको अच्छे से। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया 1922 में। ये जो 2 प्लेस थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सबसे अच्छे सवाल माने जाते हैं कि इसका खोज किसने किया, कब हुआ, किस नदी के किनारे है। तो यहाँ से सवाल आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम दोगे, आगे चल कर के आप बीए भी करोगे, वहाँ भी यदि ये चैप्टर पढ़ना हो तो वहाँ से भी इसके सवाल पूछे जाएंगे। तो 2 स्थान थे। पहला भी यहाँ पर हम लोग देखें कि ये इसकी स्थिति क्या है, तो इसकी स्थिति है उत्तर पश्चिम दिशा में, भारत के उत्तर पश्चिम में ये फैला हुआ है। पहला जो स्थान था वो था हड़प्पा। पहला जो स्थान था वो क्या था, हड़प्पा। किनके द्वारा खोजा गया, तो दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। ये जो खोजा गया वो कब खोजा गया, तो ये जो प्लेस है ये खोजा गया 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में ये खोजा गया प्लेस था। 1921 ईस्वी में खोजा गया प्लेस था। ठीक है, 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। ये रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है, और ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी में है। ठीक है, तो अभी आपको बताया कि इस सभ्यता का जो पहला स्थान था हड़प्पा था, और ये हड़प्पा 1921 ईस्वी में खोजा गया दयाराम साहनी के द्वारा, जो रावी नदी के किनारे है। रावी आप लोग जान रहे हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, और ये मोंटगोमरी में खोजा गया, पाकिस्तान के मोंटगोमरी में। इसके लिए एक ट्रिक है आपको जो हम बताते हैं, आप इसको याद रखेंगे तो इसको याद रखना आसान हो जाएगा। इसका जो ट्रिक है वो ये है, हैदरम। देखिए, ह से हड़प्पा, द से दयाराम साहनी, र से रावी नदी और म से मोंटगोमरी जिला। आप इसको एक बार में अच्छे से याद रख सकते हैं कि कौन सा नदी के किनारे है, किसने खोजा। दूसरा जो प्लेस था वो कौन सा था, दूसरा जो प्लेस खोजा गया 1922 ईस्वी में खोजा गया, और वो प्लेस था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो खोजा गया। और ये जो मोहनजोदड़ो है ये किसके द्वारा खोजा गया, ये मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। राखलदास
बनर्जी के द्वारा किया गया। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किया और ये जो है ये सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे और इसका जो प्लेस है वो है लरकाना, पाकिस्तान में ही पड़ता है, लरकाना जिला, लरकाना में ये खोजा गया। इसके लिए भी एक ट्रिक है, मार्शल। ये म जो है ना, इससे मोहनजोदड़ो, र से राखलदास बनर्जी, स से सिंधु नदी और ल से लरकाना जिला 1922 में खोजा गया। एक प्लेस 1921 ईस्वी में खोजा गया। कुछ और प्लेस जो बाद में मिले हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक है 1957 में खोजा गया जिसका नाम था लोथल। ये लोथल जो खोजा गया ये लोथल जो है ये क्यों प्रसिद्ध है? तो लोथल जो है ये गुजरात में है। सबसे पहला तो याद रखने वाली चीज़ ये है कि लोथल है कहाँ, तो ये गुजरात में है। यहाँ से सवाल कई बार ऐसे पूछे गए हैं कि लोथल किस राज्य में है, तो लोथल गुजरात में है। उसका प्लेस आपको हम बताते हैं कि ये लोथल यहाँ पर है। लोथल समुद्र के किनारे है और जब समुद्र के किनारे है तो ये फेमस है इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोथल से ही बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। बंदरगाह का साक्ष्य जो है ये लोथल से ही मिला है। अब बंदरगाह का साक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण है? चूँकि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बंदरगाह ये बताता है कि यहाँ पर लोग समुद्री मार्ग से भी व्यापार किया करते होंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि बंदरगाह का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से। ठीक है, क्वेश्चन आया है कि लोथल किस राज्य में है, तो वो गुजरात में है। एक और स्थान है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है कालीबंगा। कालीबंगा ये जो है ये राजस्थान में है। कई बार ऐसा सवाल पूछा गया है कि कालीबंगा कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। देखिए ये वाला जो प्लेस है ये यहाँ पर है कालीबंगा, और हल का साक्ष्य यहाँ से मिला है। यहाँ पर हल का साक्ष्य मिला है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो कालीबंगा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जो राजस्थान राज्य में है। लोथल काफ़ी महत्वपूर्ण है जो गुजरात में है और यहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी के किनारे किया गया। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। ये रावी नदी के किनारे है। तो कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, तो आर.डी. बनर्जी ने किया, राखलदास बनर्जी ने किया। अब हम देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता, उसका टोटल क्षेत्रफल कितना है। तो ऐसा माना गया है कि इसका जो टोटल क्षेत्रफल है, टोटल एरिया ये है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसकी टोटल एरिया है। अलग अलग किताब में अलग अलग चीज़ें लिखती है। लगभग 13,000 किलोमीटर इसको आप मान सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये टोटल एरिया हो गया इसका। अब इसका चौहद्दी हम लोग एक बार देख लेते हैं। कई बार पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित किसी 4 या 5 स्थानों का नाम लिखे, तो आप चौहद्दी याद रखोगे तो यहीं पर हो गया कंप्लीट ये काम। तो देखिए इसका चौहद्दी के लिए सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, चौहद्दी का मतलब ईस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा प्लेस है और वेस्टर्न पार्ट में कौन सा प्लेस है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए नॉर्थ में इसका है एक स्थान है जिसका नाम है मांदा जो है इसका नॉर्थ में है, जो जम्मू कश्मीर में है। साउथ में है दायमाबाद,
दायमाबाद साउथ में है। ईस्ट पार्ट में है इसका आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ईस्ट पार्ट में है। और जो मुख्य इसका वेस्ट पार्ट में है यहाँ पर, वो है सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर। तो इस तरीके से आप देखोगे कि नॉर्थ में मांदा, साउथ में दायमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर और वेस्ट में है सुतकांगेडोर। तो ये जो प्लेस हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता के चौहद्दी को निर्धारित करता है कि नॉर्थ में कौन सा पार्ट है। अब इसके लिए क्या ट्रिक है, इसका ट्रिक भी एक बार आप देख लीजिए कि आप इस चौहद्दी को कैसे याद रख सकते हैं। इसके लिए जो ट्रिक है वो है मंद आंसू, मंद आंसू, मंद आंसू। म से मांदा जो नॉर्थ में है, द से दायमाबाद, आ से आलमगीरपुर और सू से सुतकांगेडोर, मंद आंसू है ना। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे हम लोग भारत का नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं कि कितना लंबाई चौड़ाई क्या है, तो आप देखोगे कि इसका ईस्ट से लेकर के वेस्ट का जो दूरी है वो है लगभग 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ इसकी जो दूरी है लगभग वो है 1100 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया इसका लंबाई चौड़ाई, ये सारी चीज़ हो गए। अब एक चीज़ और जो आज का क्लास में बच रहा है वो है आपका इसका लिपि। क्योंकि कोई भी अभी जैसे हम लोग हैं तो आपको जिस हम लिपि में पढ़ा रहे हैं उसका लिपि है, जिस भाषा में आप समझ रहे हैं उसकी एक भाषा भी है। तो उस समय क्या लिपि था, क्या भाषा था, इसको हम लोग देखेंगे। तो इसका जो लिपि था वो था भाव चित्रात्मक। इसका यहाँ इस समय का जो लिपि माना जाता था, लिपि जो था वो था भाव चित्रात्मक। और ये जो लिपि भाव चित्रात्मक था ये कैसा था, तो ये दायां से बायां लिखा जाता था, उल्टा, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं उस समय ये उल्टा लिखा जाता था, दायां से बायां लिखा जाता था। ठीक है, और इसकी जो भाषा थी, भाषा वो था भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय भाषा थी, भूमध्य सागरीय भाषा थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उस समय के प्रमुख केंद्र थे। लगभग इसकी दूरी 483 किलोमीटर था। अलग अलग किताब में अलग अलग चीज़ें लिखती है। 483 किलोमीटर था इसका डिस्टेंस, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी। तो आज हम इस क्लास को यहीं पर लास्ट करते हैं, समाप्त करते हैं। आगे जो आपका क्लास होगा उसमें हम लोग बहुत सारे सवाल देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।